सो हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने जहाँ पर छोड़ा था हम उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो आई होप यू ऑल आर रेडी एंड हम PYQs में से समझेंगे कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम राइट डायरेक्शन में RRB NTPC की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमको प्रीवियस क्वेश्चन से ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमने वीडियो को एंड किया था और अब हम वीडियो को उसको सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:5 एंड देयर एलसीएम इज 120, देन द नंबर्स आर व्हाट। बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। अगर दो नंबर हैं और उनके रेशियो दो नंबर हैं 3x और 5x, मैंने क्यों लिया 3x और 5x क्योंकि दोनों रेशियो हैं, राइट। उनका एलसीएम दिया हुआ है 120, सीधी सी बात है। अब उनका एलसीएम अगर 120 दिया है यानी 120 इन दोनों में से दोनों का ही मल्टीपल तो होगा, तभी तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना, मल्टीपल तो होना चाहिए। पहली बात आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, क्या 120 21 का मल्टीपल है? नहीं है। 24 का मल्टीपल है? यस। आप 24 से चेक करोगे तो 24 5 का क्या होता है? मैं पूरा बेसिक मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखा रहा हूँ, वैदिक मैथ्स में भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 120 हो रहा है, ठीक है। 27 का मल्टीपल है क्या? नहीं है 120। 30 का मल्टीपल है क्या? आप बोलोगे सर 30 का मल्टीपल तो है, ठीक, बहुत अच्छी बात। इन दोनों में से तो नहीं है। 30 का मल्टीपल वो है। 50 का मल्टीपल है क्या? 50 का मल्टीपल तो नहीं है, यानी यहाँ पर इसका नहीं है। पर यहाँ आप चेक करो तो दोनों का ही मल्टीपल 120 है, तो यही हमारा आंसर है। और जिनका मल्टीपल है ही नहीं तो वो लीस्ट मल्टीपल का बात कहाँ से आएगा? लीस्ट मल्टीपल हायर मल्टीपल तो तभी आएगा ना जब मल्टीपल हो, वो है ही। ओके, सो सेकंड वन विल बी द आंसर। इसके लिए आपको उतना माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है। आप बेसिक एलसीएम का नॉलेज अगर आपको है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ें। इन विच ईयर वेयर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स स्टार्टेड बाय नीति आयोग? स्टैटिक का क्वेश्चन है और इसके लिए मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कहा था कि आप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो। तो उसी में नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किए हुए जो चीज़ें हैं, एक्ट हैं, कुछ भी इनिशिएटिव है, वो सब भी इंक्लूड होगा, वो भी आप करिएगा। और मैं ऑब्वियसली इसका मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कोशिश करूंगा मैं इसका करने का, ठीक है। बट जीएस एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको अपने से बहुत सारे सोर्सेज पे एफर्ट देना होगा। मैं उन सब के बारे में डिटेल आपको बता दूंगा जब हम स्पेसिफिकली अलग अलग सब्जेक्ट्स करेंगे। हमारा प्राइम फोकस तो मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं और भी चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज द यूएन काउंसिल है? सेम। तो आपको ये PYQ से क्या डायरेक्शन मिला? आपको ये डायरेक्शन मिला कि हमको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पूरे तरीके से अच्छे से करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें यूनाइटेड नेशंस के आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं, जो कि फिलहाल अभी 10 ही है। नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं, परमानेंट मेंबर कितने हैं, वो सारा आपको उसमें नॉलेज दिया रहे, मतलब उसमें सारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अपना फिलहाल मैं मैथ्स का अप्रोच आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो व्हेन अ स्मॉलर नंबर डिवाइड्स अ लार्जर नंबर, मान लेते हैं हमारा लार्जर नंबर y है, y इज इक्वल्स टू डिवाइड्स अ लार्जर नंबर, व्हेन अ स्मॉलर नंबर डिवाइड्स अ लार्जर नंबर वी गेट अ क्वोशिएंट ऑफ 6 एंड अ रिमाइंडर 5। यहाँ क्वोशिएंट 6 आता है, रिमाइंडर 5 आ रहा है। स्मॉलर नंबर को निकालिए, क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द स्मॉलर नंबर इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 154। बहुत ही आसान सवाल है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं इसको, कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 10th क्लास का है भाई, सब 10th के मैथ्स हैं, ठीक है। 10th के ऊपर मैथ्स दिए ही नहीं तो आसानी से आप कर लोगे। हमारे लिए फिलहाल यहाँ पर क्या है ना, डिविडेंड है, जो बड़ा नंबर होगा वो डिविडेंड होगा, छोटा तो होगा नहीं। तो मैं डिविडेंड को ले लेता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, क्या था क्वेश्चन 6 था, और रिमाइंडर क्या था 5 था, यानी ये इक्वेशन आया y इक्वल टू 6x प्लस 5। एक और इक्वेशन बनेगा, क्यों? इसमें बोला गया है ना डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 1540, यानी बड़े नंबर को छोटे से माइनस करो तो 1540 आना चाहिए। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। आप चाहो तो सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, वैसे यहाँ एलिमिनेशन भी आप कर सकते हो, क्योंकि पहला इक्वेशन आपका y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 5 है, दूसरा है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1540 है। माइनस करिए,
यस, आई होप आप लीनियर इक्वेशन तो जानते हो करना ना। y माइनस वाई ज़ीरो माइनस सिक्स प्लस एक्स माइनस 5x 1540 को और 5 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आएगा -1535। ये गया x कितना आना चाहिए 5307 डिवाइड करने पर, जो कि इसमें आंसर आ गया है। आगे बढ़ो, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा ट्रिक और कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खाने वाला काम नहीं कर रहे हैं, आसान है सब क्वेश्चन, बहुत आसान है। द वैल्यू ऑफ साइन 23 प्लस कॉस 71 बाय कॉस 67 प्लस साइन 19 क्या होगा। साइन इसमें होता है ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है ये। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, सब फॉर्मूला याद है ना, याद रखना पड़ेगा ये सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को फॉर्मूला, ठीक है। साइन 23 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 23, तो आप देखोगे तो ये तो कॉस 67 आ रहा है, यस और नो। यानी साइन 23 तो कॉस 67 के बराबर ही है और कॉस 71 तो साइन 19 के बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन कर रहे हो आप देखोगे क्या एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ, एंगल्स तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और साइन और कॉस का पेयर बन रहा है इसको, ठीक है ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो सही है। यानी ये होगा 1, क्योंकि साइन 23 इज इक्वल्स टू कॉस 67 डिग्री प्लस ये भी 1, कुल मिला के बन गया 1 + 1 2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, एक वो क्लास 9-10 का साइंस है, उसको डक्टिलिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी किसको कहते हैं, जब मेटल को हम थिन शीट्स पे कन्वर्ट करते हैं, पीट कर उसे, ठीक है। रिएक्टिविटी तो किसी भी सब्सटेंस का कितना रिएक्टिविटी है, कैसे वो रिएक्ट करेगा, कितने रेट में रिएक्ट करेगा टू अदर सब्सटेंसेस, वो है। और सॉल्युबिलिटी तो वो पानी में कितना घुलता है, नॉट ओनली पानी, नॉट ओनली वाटर, बट वो घुलता कितना है सॉल्वेंट में, एक सॉल्यूट, वो सॉल्युबिलिटी है। तो बेसिकली मैंने यहाँ सबमिट कर दिया था, कंफ्यूज नहीं होना। इसका राइट आंसर डक्टिलिटी है, दैट इज ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स राजेश रैंक्स 15th फ्रॉम द टॉप और प्रकाश जो है 25th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। ज्ञान इज ऑन द 10th प्लेस अहेड ऑफ प्रकाश। इफ देयर आर 10 स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन राजेश एंड ज्ञान, देन हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। चलिए ठीक है, रीजनिंग का सवाल है पर बहुत आसान। इन अ क्लास ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि पिछला एनटीपीसी 2019 में, जो कि उसके बाद एक और एनटीपीसी हो चुका है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। आपने ये समझ लिया, तो आप ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे बच्चे, इसको सब मिस करके जाओगे दिक्कत में आओगे, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स राजेश रैंक्स 15th फ्रॉम द टॉप। ऊपर से राजेश जो है वो 15th रैंक पे है, राजेश जी यहाँ पर हैं, राजेश जी के ऊपर 14 बच्चे हैं, तभी तो वो 15th है। एंड प्रकाश रैंक्स 25th फ्रॉम द बॉटम। प्रकाश के नीचे 24 लोग हैं, क्योंकि तभी तो वो 25th है ना बॉटम से। ज्ञान इज ऑन द 10th प्लेस अहेड ऑफ प्रकाश। प्रकाश से 10 नंबर ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, राजेश और प्रकाश के बीच ज्ञान है, ठीक है। प्रकाश से 10th प्लेस में है, यानी प्रकाश को अगर मैं देखता हूँ, प्रकाश के बाद 1 2 3 हम करेंगे तो 9 लोग होंगे इनके बीच, तभी तो ज्ञान का नंबर 10th है। ध्यान से समझिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग बहुत आसान। फार्मूला मैं बता दूंगा, फार्मूला आप जान जाओगे, सर इसका तो फार्मूला हमने पढ़ा था, फार्मूला लगाएंगे करेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया तो क्या करेंगे, तो समझिए क्वेश्चन को। देयर आर 10 स्टूडेंट्स एग्जैक्टली बिटवीन राजेश एंड ज्ञान। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। 14 हैं, राजेश को मिला लो 15 है, राजेश को 15 मिलाने के बाद है, ज्ञान को मिला लो 16 है, इसके बाद 9 और हैं, तो 16 में 9 और बच्चे हैं, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में प्रकाश भी ऐड हो रहा है तो 26 हो गए, और प्रकाश के बाद 26 के बाद और उसके नीचे 24 बच्चे हैं, है ना। क्लियर हो रहा है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ हम यहाँ पर मेरे ख्याल से मिस कर रहे हैं कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 10 बच्चे और हैं बिटवीन राजेश एंड ज्ञान, वो लास्ट लाइन मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो 10 बच्चे और हैं, तो आप यहाँ पर जितना निकाल रहे हो उसमें 10 और ऐड करोगे तो ये आ जाएगा फाइनली
60 ऐड करो, निकल जाएगा। तो ये होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल। ये अभी कर रहे हो तो बहुत स्लो लग रहा है कि अरे सर इतना टाइम थोड़ी होता है, हमको तो रेलवे में नौकरी करना है, जल्दी जल्दी करना है। भाई करना तो पड़ेगा ना, जो चीज़ इतना समय लेता है उतना तो लेगा। तो आपको अगर अच्छा परफॉर्म करना है, कंसेप्ट समझना है, इतना समय तो लगेगा। पर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार, बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे आप, में बहुत कम समय में ये होगा। चलो आगे बढ़ें। पिक द ऑड वन आउट। अरे ये क्या है, MNKL IJGH, इन सब का पैटर्न अगर आप नोटिस करो, MNKL IJGH, MNIJEFOP, सब तो सही है, एक के बाद एक दूसरा आता है। KL सही है, GH सही है, CD सही है, QR। तो फिर दिक्कत क्या है, ये ऑड वन क्यों है? ये है OPQR, ये है MNKL IJGH। बात मेरी समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा? मुझे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आप समझ पा रही हो कि नहीं। इस चीज़ को समझो, असल में होना चाहिए KLMN GHIIJ, ओके, CDEF। पर इसको देखो तो ये सीरियल वाइज है, OPQR पूरा स्ट्रिक्ट, तो ये रॉन्ग है। रॉन्ग तो नहीं कह सकते, ऑड वन आउट, ठीक है। राजा रवि वर्मा एक बहुत बड़े पेंटर थे जिन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक है। तो जो डिफरेंस है, ये क्वेश्चन को अगर आप देखें, 43 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें ये दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 5000 एट 10% पर एनम इज फॉर 3 years इज क्या होगा? तो डिफरेंस हमको निकालना है बेसिकली। तो डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोग को अगर पता हो तब तो बहुत अच्छी बात है। डिफरेंस फॉर 3 years SICI का, क्योंकि ये मान के चलोगे कि ये डिफरेंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ना एक क्वेश्चन डिफरेंस का तो आएगा, आइदर ऑफ 1 year का है, 2 years का है या 3 years का है, ठीक है ना। तो डिफरेंस फॉर 3 years फॉर्मूला इज 3 into P R square by 100 square, ये इस तरह से, ठीक है, R का स्क्वायर प्लस P R क्यूब बाय 100 क्यूब, ये क्वेश्चन है, मीन्स ये फॉर्मूला है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। इस फॉर्मूला में जब हम पुट करते हैं तो ये होगा 3 इंटू P क्या है, 5000 है ना, 5000 है, इंटू R स्क्वायर क्या होगा, 10% है तो R स्क्वायर तो 100 होगा, ठीक है, बाय 100 स्क्वायर यानी 100, ये रहा 100 स्क्वायर। तो हम यहाँ ऊपर नीचे 4 जीरो हैं, ऊपर में 5 जीरोज़ हैं, 3 जीरो और 1 जीरो काट दो, गया, सिर्फ क्या बचा, 150 बचा ना, प्लस PR क्यूब यानी कि 5000 इंटू 10 का क्यूब क्या होगा, 1000 होगा, ठीक है, और 100 का क्यूब क्या होगा, इसमें 6 जीरोज़ लगेंगे। देखो बच्चों, ये सब का जानकारी आपको होना चाहिए। ये कटा, ये कटा, ये कटा, बचा कितना, सिर्फ 5। तो 150 प्लस 5 कितना बच गया, 155 विल बी योर आंसर। सो डायरेक्टली फार्मूला में पुट करोगे, आंसर निकालोगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप यहाँ पर पूरा प्रोसेस करने जाओगे, जो कि मैं ऑब्वियसली जब मैथ्स टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें समझाऊंगा, बट अभी अगर करने जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। आगे बढ़े। इन अ सिम्बॉलिक लैंग्वेज सूरत इज़ अ हॉट प्लेस, ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। तो हम PYQs में ये तुमको पता चल गया कि रीजनिंग का सवाल आ रहा है, मतलब इस तरह कैटेगरी का सवाल आ रहा है। सूरत इज अ हॉट प्लेस इज रिटन एज, बेसिकली हम यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं ना, हम इसके नाम को दूसरा नाम दे रहे हैं, कोड दे रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सूरत इज अ हॉट प्लेस इज रिटन एज अ हॉट इज प्लेस सूरत, ठीक है। बस ये कोडिंग डिकोडिंग में नहीं है, तो बस पैटर्न चेंज किया हुआ है। सूरत इज अ हॉट प्लेस इज रिटन एज अ हॉट प्लेस इज सूरत, यानी कि लास्ट के 3 वर्ड्स को एक साथ लिखा हुआ है, उसके बाद ये सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला।
वाटर वेप एंड वाटर वेपर टू एयर हेयर इज रिटन एज टू एयर वेपर हेयर वाटर, टू एयर वेपर हेयर वाटर. देन इन द सेम लैंग्वेज शिमला इज अ हिल प्लेस कुड बी रिटन एज. अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, अ हिल प्लेस इज शिमला, ठीक है. अ हिल प्लेस इज शिमला तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा, पहले वाले को देखोगे तब पहला वाला पैटर्न देखोगे तो वो ऐसे ही है, अ हिल प्लेस इज शिमला. पर दूसरे वाले को देखें तो वाटर वेपर टू एयर हेयर, तो इसमें टू एयर वेपर यानी कि जो लास्ट के दो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करना बड़ा दिक्कत वाली बात हो जा रही है. वाटर वेपर टू एयर हेयर, तो ये जो लास्ट ये दोनों जो है ना इसको पहले लिखा है उसने, टू एयर को पहले लिखा है, फिर सेकंड वाले को बाद में लिखा है, टू एयर वेपर, फिर ये लास्ट, फिर ये वाटर वेपर हेयर एंड देन वाटर लिखा है. तो बेसिकली अगर इसको मैं 1 2 3 4 5 मानता हूँ तो इसका पैटर्न ये है कि 3 और 4 को पहले लिखा है इसने, फिर 2 को लिखा है, फिर 5 को लिखा है और फिर 1 को लिखा है, 3 4 2 5 1 के हिसाब से. अगर तुम शिमला इज अ हिल प्लेस को भी करो ऐसा तो शिमला इज अ हिल प्लेस, इसमें भी अगर तुम 3 4 2 5 1 करो तो क्या होगा, ये तो ये है 3 4 अ हिल 2 5 यानी इज प्लेस, फिर उसके बाद शिमला. देखो इस पैटर्न से अगर हम चलें ये आंसर आ गया, अ हिल इज प्लेस शिमला. ये हमारा करेक्ट आंसर है. तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि हम कौन सा पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि हम पहले वाले को फॉलो करते हैं तो भी तो एक आंसर इसमें ऑप्शन में दिख रहा है, राइट. पहले वाले को अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा 3 नंबर. तो तुम 3 को छोड़ के सेकंड वाले को क्यों करोगे, क्योंकि उसके बाद में जो पैटर्न दिया है, उसके बाद में ये जो पैटर्न दिया है, ये जो पैटर्न दिया है ये इसके बाद है, यानी कि वो अपडेटेड है, यानी कि वो ही है जिसको तुम पिक करोगे. ये सब दिमाग में रखना होगा रीजनिंग करते समय. चलो आगे बढ़े. द पेरीमीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, 2 सिमिलर ट्राइंगल है, एक है पी क्यू आर, ठीक है, एक है पी क्यू आर और दूसरा है एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड दोनों में समानता है, यानी ऑब्वियसली दोनों एक सिमिलर ट्राइंगल है, और एक का पेरीमीटर 48 है और दूसरे का पेरीमीटर 24 है, और उन दोनों में रेशियो कितना का बन रहा है, इसका जितना पेरीमीटर है ये इसका डबल है. और अब तुम जानते हो कि इन अ सिमिलर ट्राइंगल द साइड्स आर इन प्रॉपर रेशियो, एक रेशियो में होते हैं. अगर एक्स वाई 12 है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी क्यू आर एक्स वाई जेड. अगर आप लोगों को क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर याद है तो उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स नोटिस करना बहुत आसान होता है. अगर एक्स वाई है तो इसका करस्पॉन्डिंग पी क्यू होगा. एक्स वाई अगर 12 दिया हुआ है तो वो एक प्रॉपर रेशियो में होने चाहिए, राइट. और क्या रेशियो होना चाहिए, अगर पेरीमीटर का रिलेशन 2 का है, 2:1 का रेशियो है ना, 2:1 का रेशियो है, तो ये भी 2:1 का होना चाहिए. पी क्यू आर बड़ा ट्राइंगल है तो इसके साइड जो पी क्यू है वो डबल होने चाहिए, यानी 24 होने चाहिए. सो दैट विल बी दी आंसर. ओके. और तुम सिंपल ये दिमाग लगा सकते हो कि अगर मैं 12 का रेशियो निकालता हूँ तो 12 के रेशियो में 8 और 18 तो नहीं आ रहे हैं, 12 तो खुद सेम हो जाएगा ना दोनों ट्राइंगल, तो 24 ही होगा. ऐसे बहुत सारे लॉजिक आप लगा सकते हो, ठीक है. Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term. देखो बी कहाँ गया, बी एस टी एन और ए क्यू यू पी इज इक्वल्स टू बी एन यू सी. ये क्या होगा, ए बी है ना, तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसके बाद यहाँ डी आए, सी डी. इनमें कहाँ है सी, यही है सी. करेक्ट है, काम खत्म, आगे बढ़ेंगे. ऑप्शंस अलग अलग होंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, आपको फिर बाकी करना नहीं है. आपको सी यहाँ मिल गया, यही हमारा आंसर है, आगे बढ़ेंगे, काम खत्म. ट्रेन ए रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन है जो अपने स्पीड में V1 में चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर में.
और वो दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा बच्चे, ठीक है। रिलेटिव स्पीड ध्यान रखना, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी वो दोनों ट्रेन जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होता है इनमें। इसमें एक का स्पीड 80 है, दूसरे का 70 है, और बोथ ट्रेन फिनिश क्रॉसिंग ईच अदर इन 30 सेकेंड्स। वो लोग एक दूसरे को 30 सेकेंड्स में फिनिश करते हैं क्रॉस करना। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। यहाँ पर कंसेप्ट एक ही लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज 80 + 70, पर यहाँ हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको तो मीटर पर सेकंड में करना होगा। आप जानते हो मीटर पर सेकंड में करने का एक ही रूल है, 5/18। 80 और 70 को प्लस कर दो, क्योंकि स्पीड तो ऐड होंगे ना एनी हाउ। 80 और 70 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 150 बनेगा, ठीक है, बनेगा ना, 150 बनेगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटू 5/18, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 6 3 6 2 6 5 25, यानी कि 125/3 हो जाएगा। गलती तो नहीं है, ठीक है। अब हम जानते हैं स्पीड जो है, जो कि हमारा टोटली आया 125/3, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए जो है उसके साथ साथ बी भी हमारा टोटल डिस्टेंस में आएगा ना। ए और बी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो ए और बी दोनों का लंबाई ही तो डिस्टेंस है, जितना वो 30 सेकंड में कवर कर रहे हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आसान कर देते हैं, ये 10 से कट गया, ये 1250 इज इक्वल्स टू 300 + x, तो x क्या होना चाहिए, 1250 से 300 माइनस होना चाहिए, यही ना, 950 होना चाहिए, दैट्स ऑल, करेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग समझ रहे हो, नहीं समझ रहे होगे आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना मॉक करो, जो करो, कंसेप्ट क्लैरिटी पहले हो जाए तो मॉक करने में अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। अदरवाइज़ क्या है, डिमोरलाइज हो गए कि अरे हमको नहीं आ रहा। द कैपेसिटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल टैंक इज 2376। इसके लिए ये है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन, क्लास 10th का, ये 10 सवाल है, 10th क्लास का सवाल। तो सिलेंडर का जो कैपेसिटी है वो हम जानते हैं πr² होता है, और वो दे दिया है 2376 है, रेडियस भी दे दिया है, डेप्थ निकालना है। कितना अच्छा सवाल है, रेडियस 21 × 21 × h, क्यों ही तो डेप्थ कहते हैं ना। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे चालाकी कर देंगे कि सर 21 दिया हुआ है रेडियस, r² दिया है, मैं जल्दी जल्दी कर दिया 21 × 21 441, ज़रूरत नहीं करने का, कोई ज़रूरत नहीं करने की, ठीक है। तो ये हो गया इतना, h क्या होगा 2376 डिवाइडेड बाय 22 × 3 × 21, इससे आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ 22 है तो ज़रूरी है ये 11 से कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी लेवल में आ रहा है, ठीक है। 11 2 11 16 हो गया, तो 11 1 फिर 11 6 216, ओके, ठीक है। और यहाँ 3 भी है, तो 3 7 3 2 फिर 21 है, 72/21, ओके सर, यहाँ पर 2 है, सॉरी 2 से ये गया 36, तो बेसिकली आंसर आएगा 36/21। इसको कैलकुलेट करने का ज़रूरत है क्या इसको भी तुम एग्ज़ाम में बैठ के कैलकुलेट करोगे और आंसर निकालोगे? ऑप्शंस पे जाओ, सीधी बात है। 21 और 36 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो 21 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 42 से कम है ये, तो ये 2 5 ये 2 5 3 ये तो है, होंगे ही नहीं, ऑब्वियसली 1 पॉइंट समथिंग ही तो होगा। तो इसको आप क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, उतना करना नहीं है सॉल्व, ठीक है। ये सब आपके अप्रॉक्सीमेशन से हो जाएगा। फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, अब देखो ये सब स्टैटिक जीके का सवाल है, स्टैटिक जीके, और कैटेगरी अगर बोलो मुझे तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री कि अंग्रेज आए, कोर्ट्स स्टैब्लिश किए, कहाँ पर पहला कोर्ट बना। आसान है बोलने को तो मैं बोल दूंगा कोलकाता, लेकिन कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए क्या गारंटी है। इस पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लूसेंट का किताब पढ़िए, लूसेंट के बुक्स को पढ़िए, या आप तरुण गोयल के बुक को पढ़िए, या आजकल बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है, एडिटेरिया,
स्पीडी के करंट भी आते हैं, स्पीडी के जहाँ तक मुझे याद है स्टैटिक भी आते हैं। अब इन सब चीज़ों को पढ़िएगा, जितना आप स्ट्रांग होगा उतना अच्छा। व्हेन डिड RTI एक्ट कम इन टू इफेक्ट? एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है RTI, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है RTI, तो उस पर आपको ध्यान देना है, पढ़ना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर विच ईयर? स्वास्थ्य सुरक्षा कब लॉन्च हुआ? तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। व्हेन वाज अकबर बिकेम द एम्पायर? 1556 AD, ठीक है, बैरम खान की मदद से। तो वो अलग है, वो हम अभी मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप अब इसमें से आपको क्या पता चला कि हमको मेडिएवल हिस्ट्री से भी सवाल देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री हमको मेडिएवल हिस्ट्री से भी सवाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। वैसे ये जो मुगल एम्पायर है और ये सब जो एम्पायर है ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही आते हैं, पर मेडिएवल हिस्ट्री के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इस पर्टिकुलर सवाल का बात करें तो ये मॉडर्न हिस्ट्री ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबल लॉरेट? तो ये है मलाला यूसुफजई, काफ़ी यंग थी जब उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट है, इनके बारे में आप लोगों को नहीं जानते हैं तो एक बार जान लिया करो, तो जान लो, हम नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट? अगर आप लोगों को क्लास 10th का ज्योग्राफी याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो यही कहूँगा कि क्लास 10th का ज्योग्राफी, क्लास 10th का SST का सारा पार्ट कंप्लीट कर लो। मेरे खुद के इस चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहो तो जाके उसे देख सकते हो, ठीक है। मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारे अपने जो पहले के चैप्टर्स हैं उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें कि मैंने क्लास 10th का लगभग SST का सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, साइंस का सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो वो सब जाके आप देख सकते हो, अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्लास 10th की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर जो है ना वो पूरी तरह सॉरी 3rd चैप्टर जो है वो पूरी तरह से ड्रेनेज के ऊपर है। उस चैप्टर का नाम ही है ड्रेनेज, उसमें रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं ये सब दिया गया है। अगर आपको ये चैप्टर भी याद नहीं है ऑन द स्पॉट, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं बच्चे लोग, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना सुनना। अगर आपको कुछ याद नहीं है लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल नॉलेज है कि हाँ ओवरऑल नॉलेज है, स्पेसिफिक डेटा याद नहीं है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से गोदावरी निकलती है। गोदावरी यमुनोत्री से नहीं निकल सकती है, वहाँ से यमुना निकलती है। हिल्स ऑफ कुर्ग कहाँ पर है, ठीक है, कुर्ग कहाँ पर है? आपको सबसे पहले तो ये पता ही नहीं चलेगा कुर्ग कहाँ पर है, गंगोत्री से तो निकलेगी नहीं। कुर्ग जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है साउथ का कोई जगह है, मैं अभी तो क्लैरिटी मुझे नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जिस पे आपको डाउट हो सकता है कि ब्रह्मगिरी हिल्स हो सकता है। गोदावरी एक पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स हो सकता है, और आप इसको क्लिक करके आओगे तो आपको आपके बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, क्योंकि आप एलिमिनेशन यूज़ कर रहे हो। आप जो ऑप्शंस में श्योर हो कि वो नहीं, उसको तो हटा दे रहे हो, तो ऑटोमेटिक असली जो एक्चुअल आंसर होगा वो बाहर आ जाएगा। इस टेक्निक को भी हम यूज़ करते हैं एग्जाम में, ज़रूरी नहीं हर किसी को हर चीज़ आए, ठीक है ना। तो हर तरह से आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, अटेंटिव होकर एग्जाम देना है। तो एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, सुमित इज बिटवीन सुनील एंड सुष्मित बड़ा अच्छा नाम। सुषमा इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ श्वेता। सुष्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सुमित ऑन हिज राइट साइड? मैं एक रैंडम नाम पकड़ूंगा, मतलब मैं एक रैंडम साइड पकड़ूंगा। 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, सुमित इज बिटवीन सुनील एंड सुष्मित। तो सुमित यहाँ है मान लेते हैं, ठीक है, सुमित यहाँ पर बैठा हुआ है और जो सुनील है वो यहाँ है, सुष्मित यहाँ है। आई एम नॉट श्योर, पर हम यहाँ पर बस नाम देखो ऐसा दिया है कंफ्यूज करने के लिए कि आपको नाम लिखने में दिक्कत होगा। आप जब मार्क करोगे क्या लिखोगे? एस नहीं लिख सकते, एस यू नहीं लिख सकते, लगभग सेम नाम है। तो सुमित इज बिटवीन सुनील एंड सुष्मित। तो ये सुमित है, ये सुनील है और ये सुष्मित है, ठीक है, सुमित, सुनील, सुष्मित। सुषमा इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ श्वेता, ठीक है, सुष्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर
सुस्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, तो सुषमा को हम यहाँ बैठा देते हैं, सुषमा, ठीक है। सुषमा इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ श्वेता, श्वेता यहाँ पर है, श्वेता के लेफ्ट साइड में सुषमा बैठी हुई, क्योंकि सबके चेहरे जो है वो सेंटर की तरफ है ना, तो श्वेता का लेफ्ट साइड तो वही होगा जहाँ सुषमा उधर बैठी हुई है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि सुषमा और सुष्मित जो है वो साथ में नहीं बैठ सकते, सुष्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ से सुष्मित को हटा के मुझे पता चल गया कि यहाँ पर होगा सुनील, ठीक है, यहाँ पर होगा सुनील और यहाँ पर होगा सुष्मित। तो सुषमा और सुनील आसपास बैठ सकते हैं और सुमित इन दोनों के बीच में भी हो गया और श्वेता के लेफ्ट में सुषमा भी होगी, सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए। तो क्वेश्चन में आया है हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सुमित ऑन हिज राइट साइड, सुमित के नेक्स्ट में उसके राइट साइड में कौन बैठा है, सुनील बैठा है। यानी हमारा जो ये जो बनाया हम लोगों ने बनाया अभी वो सिटिंग अरेंजमेंट वो करेक्ट है। और ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से आप लोगों को रीजनिंग में करना है बहुत ही अच्छे से। मैंने जिस तरह से अप्रोच किया आप लोग उसी तरह से अप्रोच करिएगा और मुझसे फास्टर करें। और बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ। द सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 15, द रेशियो ऑफ द नंबर इज व्हाट। दो तरीका है इसको करने का, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है। द ईजिएस्ट वन, द नॉर्मल मेथड इज सम ऑफ टू नंबर इज 25, वो दोनों नंबर को ले लो, x प्लस वाई 25, x माइनस वाई 15, ऐड करो तो 2x होगा, ये दोनों तो कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 20, x 20 हो गया तो y हो जाएगा 5, तो रेशियो ऑफ द नंबर 20 और 5 का रेशियो क्या है, 5 1 जा 5 4 जा। तुम बोलोगे सर 4:1 इसका आंसर है, बिल्कुल है और कोई गलत नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं है, आप आराम से इस मेथड को करिएगा। एक स्मार्टर अप्रोच ये है कि सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 15। यहाँ पर ऑप्शंस को अगर देखोगे तो किन नंबर का सम निकालने पर 25 आएगा, 25, या हम कह सकते हैं कि किन नंबर के सम निकालने पर 5 आ सकता है, क्योंकि 5 का मल्टीपल 25 है ना। ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना इनके फैक्टर आने चाहिए, क्योंकि ये रेशियो दिया गया है, प्लस करने पे 25 का फैक्टर आना चाहिए। मैं इसको प्लस करता हूँ 2 + 3 25 का फैक्टर आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। देखो 5 आ रहा है, ये नहीं हो सकता बिल्कुल, क्योंकि ये 8 आ रहा है। रेशियो ही अगर ऐड करें 8 आएगा तो 25 कहाँ से हो पाएगा सम का, ठीक है। पता नहीं बच्चे मेरे अप्रोच को समझ पा रहे हैं कि नहीं। आप ये सिंपल अप्रोच भी कर सकते हो, बट अगर किसी पास समय कम है तो आप ये अप्रोच भी कर सकते हो। बट एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर अगर 2 + 3 भी 5 है, 4 + 1 भी 5 है, 3 + 2 भी 5 है, तो आप 2 ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 और 3 क्यों नहीं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंस 15 होना चाहिए, यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो 15 का कोई फैक्टर होना चाहिए, तब जाके तो उनका रेशियो आएगा ना 15, मतलब कि उनका डिफरेंस आएगा ना 15। सो 2 - 3 -1 नहीं होगा, 4 - 1 3 इसका फैक्टर है, 3 - 2 1, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो आप ये ऑप्शन को बिना ज़्यादा कैलकुलेट किए सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 2-3 मिनट है आप ये मेथड भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने बस अपना स्मार्ट अप्रोच बताया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं, तो ये आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, रामसर साइट्स हो गए, इन सब सवालों को आपको करना है। रामसर साइट्स कितने हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं, इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं, ये सब सारी चीज़ों को आपको करना है। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स विल क्रिएट अ रिपीटेटिव पैटर्न। A-B-C, यहाँ पर A है, ठीक है, A-B-C-A-B-C-D-A-C-C-D, समझ पा रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पर A लिखता हूँ, A क्या पैटर्न लग रहा है वैसे देखने पर, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पर मैं अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये रेड से लिखता हूँ। अगर मैं इसको ये कहूँ A-A-B-C, 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 A-A,
ओके, ये ए बी सी डी है, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है ना बी सी डी लिखा हुआ है ना, ठीक है, बी सी डी, तो यहाँ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी डी, बी सी डी। तो बेसिकली ये होगा ए डी ए, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि सब ए बी रहने से ना दिक्कत होता है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्लियर बात है, जो है वो है। यहाँ पर देखो ए डैश बी सी, तो यहाँ पर देखकर तो मुझे ये लग रहा है कि ये, क्योंकि यहाँ बी सी डी ए है, तो ये होना चाहिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी ए डी बी। ओके, अब क्लैरिटी मिल रहा है। ए बी सी डी, ए सी डी, बी सी डी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान से देखना, रियल टाइम सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं कोई एडिटिंग वगैरह ये सब करके नहीं बता रहा हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इसमें ध्यान देना पड़ता है। क्या अप्रोच रखते हैं, पैटर्न को बार बार नोटिस करना पड़ता है, यही एक लौता तरीका है इसको सॉल्व करने का। ए जितना भी शॉर्टकट बता दो यही तरीका है सॉल्व करने का। ए डैश बी सी डैश ए बी, ओके, ए अब इस नोटिस इस पैटर्न को आप नोटिस करो। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इतना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है। पहले तो ए बी सी डी होगा, फिर ए बी सी डी होगा, फिर ए बी सी डी होगा, समझ रहे हो, फिर ए बी सी डी होगा। तो बेसिकली ये देखो अगर, तो ये कोई पैटर्न है नहीं, बन नहीं रहा है, ज़बरदस्ती का आंसर निकाल के दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं क्लियर बोलूँगा। अगर इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, जैसे अभी मैं हुआ और मैंने अपने 2-3 मिनट यहाँ बर्बाद कर दिए, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए जिसमें आपको लगेगा नहीं ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो उसको स्किप करोगे, बिना किसी दिक्कत के स्किप कर दोगे। ईगो पे क्वेश्चन नहीं लेना है, समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि इसका पैटर्न बहुत मुश्किल हो रहा है जज करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। x + 1/x अगर 9 है, हर कोई बताएगा इसका शॉर्टकट, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसका बेसिक समझो। x + 1/x अगर 9 है तो मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा ऑन बोथ साइड्स। पहली बात ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2 = 81। क्लियर है, x² + 1/x² क्या होगा, 2 उधर गया तो 79 होगा, काम खत्म है, ठीक है। आप चाहो तो इसका शॉर्टकट भी निकाल सकते हो। अ वेल्दी पर्सन हैज़ अ हायर चांस ऑफ हैविंग डायबिटीज़, ये स्टेटमेंट है। एजम्पशन क्या है, मोस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ अमंग वेल्दी पर्सन आर ड्यू टू डायबिटीज़, पुअर पर्सन डू नॉट हैव डायबिटीज़। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर डेथ जो अमीरों में होते हैं वो डायबिटीज़ की वजह से होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि गरीब लोगों को डायबिटीज़ नहीं होता है। तो नीदर एजम्पशन 1 नॉर एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन्स लॉजिकल, प्रैक्टिकल। आगे बढ़ते हैं और ये सवाल देखते हैं। सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज एक चल रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ 4 कम है, 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 8 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 12 माइनस हो रहा है। तो 4, 8, 12 अगर तुम देखोगे तो 4 के मल्टीपल पे चल रहा है। 4 2 8, 3 12, 4 4 16 कम होना चाहिए ना, उसके बाद 4 में से 16 कम हो जाएगा, 24 होगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू ऑफ 0.27² - a² - b² का फॉर्मूला है।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और अगर आप इस पैटर्न को नोटिस करो तो ए प्लस बी तो नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस प्लस दिस ऑलरेडी दिया है, और ऊपर में क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों को काटो, बचेगा क्या ए माइनस बी, यानी कि बचेगा क्या 0.27 माइनस 0.13 जो कि होगा 0.14। क्लियर हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालो, ये बच जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे। आगे बढ़े। हाउ मैनी इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज, ये भी करंट सवाल है, ठीक है, करंट क्वेश्चन है। और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो स्टैटिक जीके में भी आ जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। और इन सब को एक साथ कवर करना बड़ा मुश्किल है, तो कभी भी आपको अजीबोगरीब जीके का सवाल मिलेगा तो उसको भी स्किप करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अंधाधुंध तुक्का नहीं मारना चाहिए। इन विच स्टेट इज़ द गांधी सागर डैम, वो मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम है। इससे मुझे एक चीज़ याद आया, देश में जितने भी डैम्स मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, जिसको जो क्लास 10 में था, डैम्स हो, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हो, बड़े बड़े लेक्स हों, ठीक है, माउंटेन्स हों, हिल्स हों, घाट्स हों, डेजर्ट हों, जो भी है, कोस्ट पोर्ट, फैक्ट जो पावर प्लांट कहते हैं बेसिकली हम, इंडस्ट्री हो बड़ा बड़ा जो भी है, ठीक है, रेलवे लाइन्स हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, कुछ भी, इन सब को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर किया है अपने प्लेलिस्ट में, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। इन सब को आपको कवर करना है, इसको कवर करोगे तो ये सारे सवाल भी आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर हैं, डैम्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। When was revolt of 1857 finally suppressed by British? 1815 अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। If tan theta plus cot theta अगर 5 है, वैल्यू ऑफ tan square theta plus cot square theta plus 2 tan square 60 डिग्री इज व्हाट? बड़ा अच्छा सवाल है। tan थीटा प्लस cot थीटा अगर 5 है, दोनों को स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 25। हम जानते हैं कि tan थीटा और कॉट थीटा 1 होता है, tan थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। नहीं पता तो पता होना चाहिए, देखो ट्रिग्नोमेट्री का ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ये सब तो पता होना ही चाहिए। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 1 है, प्लस 2 इक्वल टू 25। तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 23। तो ये दोनों का वैल्यू तो 23 आ गया, पर ये भी तो है 2 tan स्क्वायर 60। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो tan स्क्वायर 60 क्या होगा, 3 होगा। 2 tan स्क्वायर 60 क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा, 6 होगा। तो 23 में 6 को ऐड कर दो तो हो जाएगा 29। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। A class has 48 students on a specific day. Only 3/8 of the students were present. 3/8 of 48 present थे। 8 6 यानी 18 बच्चे आए हुए थे, तो कितने बच्चे absent थे, तो 30 बच्चे absent थे। क्लियर है? The value of this, ब्रैकेट को पहले ख़त्म करेंगे, ठीक है। 15 इंटू 4 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 17 इज 26, ब्रैकेट बोर्ड मास, ब्रैकेट को उड़ा दिए, ब्रैकेट उड़ा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। तो 15 इंटू 14 क्या होगा, बताओ भाई, 15 इंटू 14 क्या होगा, 15 इंटू 14 होगा 210, ठीक है। 210 माइनस 30 प्लस 26, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन। तो पहले मैं एडिशन करूँगा, दैट इज 210 माइनस 30 प्लस 26 क्या होगा, -4 होगा। 200 माइनस 4 क्या होगा, 206 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। बोर्ड मास, सिर्फ बोर्ड मास को ही तो फॉलो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये तो एब्रीविएशन है कंप्यूटर का, बहुत आसान है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पोल फ्रॉम ए पॉइंट,
एक पोल है, किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 है। 45 होने का मतलब ये हो जाता है, अगर tan 45 पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय, नॉट पी बाई एच, सॉरी पी बाई यू, ठीक है, पी बाई यू। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक का मतलब दिस नहीं, जब भी तुम्हारा एलिवेशन 45 हो, इसका मतलब कि वो tan 45 है, इसका मतलब क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो बेसिकली 1 होने का मतलब ये हो गया कि जो परपेंडिकुलर है वही बेस है, यानी कि जो हाइट है वही बेस है। तो जब भी दिया गया हो 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी कि तुम्हारा बेस अगर दिया है, पोल से पॉइंट का दूरी 20 मीटर दिया है, तो सीधी बात है हाइट भी 20 मीटर होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 जब भी होगा, जो बेस होगा वही हाइट होगा, ध्यान रखना। तो ये 20 मीटर होगा आंसर। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब नोटिस करते जाओ, ये ब्लू एक ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रायंगल तो हो गए। इसके अलावा कलर चेंज कर देता हूँ मैं। इसके अलावा आप देखोगे 1 8 यानी 9 9 10, ठीक है, 9 10 11 12, अब और एक है, 12 का सेट पूरा हो गया। अब और है, और कलर चेंज करते हैं ताकि और आसानी से समझ में आए हमको। 13 14 15 16, ये भी हो गया, 16 हो गए। सोचो अब बड़ा बड़ा ट्रायंगल पे आओ, फोकस करो। 17 18 ट्रायंगल हो गए। इनके बाहर का मुझे तो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा, 18 ही है हमारे ट्रायंगल का पूरा सेट, ठीक है। आगे बढ़े। विच रिवर इज द सरदार सरोवर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी के ऊपर है, गुजरात में। मैं बोला था, मैंने आपको कहा था डैम्स के बारे में पढ़ना है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन मैथमेटिक्स आर दिस। मोड ऑफ द डेटा, कौन सा ज़्यादा रिपीट हुआ? 65 को देखो 2 बार रिपीट हुआ, मोड 65 है। 15 मेल एम्प्लॉई और 20 फीमेल एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी एक काम को 26 दिन में करते हैं। हाउ लॉन्ग विल 30 मेल एम्प्लॉई एंड 12 फीमेल एम्प्लॉई टुगेदर टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। 15 मेल एम्प्लॉई का मतलब हो गया, यहाँ लिखा है 15 मेल एम्प्लॉई और 20 फीमेल एम्प्लॉई, मतलब 15 मेल एम्प्लॉई का मतलब 20 फीमेल एम्प्लॉई है। तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मेल एम्प्लॉई या एक फीमेल एम्प्लॉई का मतलब क्या है। What exactly it means when I say one female employee? One female employee means 15 male by 20, जो कि हो जाएगा 3m/4। यानी एक फीमेल जो है वो एक मेल का 3/4 3/4 जितना काम करती है। ये हम रेशियो निकाल रहे हैं एफिशिएंसी का इन बिटवीन एफ एंड एम, तो मैं एक रिलेशन बना दिया इन बिटवीन एफ एंड एम, ठीक है। और हम जानते हैं देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, M1D1H1/W1 इज इक्वल्स टू M2D2H2/W2 मैन डेज आवर्स बाय वर्क। पर यहाँ पर वर्क सेम है, इसका टेंशन हमें नहीं लेना, आवर का कोई कंसेप्ट नहीं दिया हुआ। M1D1 इक्वल टू M2D2, समझ में आ रही है बात। कितने मेन हो गए? 15 मेल एम्प्लॉइज़, 15 मेल एम्प्लॉई मिलकर किसी काम को, प्रोजेक्ट को 26 दिन में करते हैं, 26 डेज में करते हैं। हाउ लॉन्ग विल 30 मेल एम्प्लॉई एंड 12 फीमेल एम्प्लॉई। तो 30 मेल तो हैं, 12 फीमेल की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ 12 इंटू एक फीमेल, जो 12 मेल एम्प्लॉई फीमेल एम्प्लॉई हैं वो किसके बराबर है? एक फीमेल एम्प्लॉई 3/4 मेल के बराबर है, तो 12 इंटू 3/4, 12 इंटू 3/4 बेसिकली ये क्या हो गया? 4 3 12, 3 3 9, 9 हो गए। 12 फीमेल एम्प्लॉई की जगह मैं लिख सकता हूँ 9 मेल एम्प्लॉई, तो मिल जाने पर 39।
39 मेल एम्प्लॉई जो हैं वो कितना दिन लेंगे, कैसे पता करें? मल्टीप्लाई करो, बस काम खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और क्या करोगे, x इक्वल्स टू 15 इंटू 26/39, 13 2 ज़ा 13 3 ज़ा 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, आ गया 10। ठीक है, चीज़ें बहुत ही आसान है। सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 63, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू, देखो दो नंबर अगर 16 है और उनका प्रोडक्ट 63 है तो अंधा भी बता देगा कि वो 9 और 7 है। उनके रेसिप्रोकल की क्या सम क्या होगा, 1/9 प्लस 1/7। मैं रेसिप्रोकल निकाल के सम निकालूंगा तो एलसीएम में डिनोमिनेटर तो नीचे सबसे पहले 63 आएगा, यानी डिनोमिनेटर तो 63 आना चाहिए और ऊपर में क्या होना चाहिए, 9 प्लस 7, 16/63 आना चाहिए। ठीक है बच्चे लोग, बहुत आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। डैश इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, उड़ीसा। मैंने ऑलरेडी बताया मिनरल्स का, इसका कहाँ क्या लोकेशन है, कितना प्रोडक्शन है, ये सारा चीज़ पढ़ लेना है। और अच्छी बात यह है कि ये सारा चीज़ आपका एनसीईआरटी में मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग का सवाल खैर वो कोई चीज़ है जो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है, बट जनरल नॉलेज मिल जाएगा। करंट का मैंने सोर्सेस ऑलरेडी बताया हुआ है, उससे आप स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलोगे सर अभी इतना लंबा एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, बर्बाद होगा समय, कोई बात नहीं है। आप छोटे छोटे क्या कहते हैं जो बुक्स आते हैं आजकल, कंपाइलेशन, जो भी मैंने बताया ना, ल्यूसेंट हो गया, तरुण गोयल हो गया, इन सबको पढ़ो, इसमें आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अमन इज ओल्डर देन शाहू, शाहू इज यंगर देन कोमल। मैं मैथ्स के सवाल अभी थोड़ा करना बता देना आप लोगों को चाह रहा हूँ, ट्रिक्स, तो मैं मैथ्स का सवाल कंप्लीट कर देता हूँ, स्किप मतलब इसको भी स्किप करके मैं मैथ्स के सवाल पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर देता हूँ, जिससे आपको फॉर्मूलाज और ट्रिक्स रिवाइज हो जाए। तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें भी करेंगे। जब हम रीजनिंग करेंगे स्पेसिफिकली तो हम रीजनिंग के सवाल करेंगे। मैंने अभी कोशिश किया मर्ज करने का, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता वीडियो को ज़्यादा लंबा करना। मैथ्स का और कौन सा सवाल आया है, ये सब तो आप देखोगे तो रीजनिंग के ही सवाल हैं ज़्यादातर। हाँ, ये रहा 27% ऑफ 250 माइनस 0.02% ऑफ 1000। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसके लिए आपको परसेंटेज को स्मार्टली करना ज़रूरी है। 27% ऑफ 250, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। ठीक है, 27% ऑफ 250, कई बार इसको हम लिख सकते हैं 50% ऑफ 27। तुम बोलोगे सर कौन सा उल्टी गंगा बहा रहे हैं, 27% ऑफ 250 कैसे लिखते हैं, 27/100 इंटू 250। मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना 250, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना 250/100 इंटू 27, 250% ऑफ 27। अब करना आसान है थोड़ा, क्योंकि 27 का 100% क्या होता है, 27 का 100% इंक्रीज होगा, तो 27 का 200%, मतलब कि 27 को हम डबल कर रहे हैं ना। 27 का डबल क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट बहुत आसान है। 27 को 100% बढ़ाया तो 54 हुआ, 27 को 200% बढ़ाया तो 27 3 हो गया, ठीक है, जो कि 81 हो गया। अब 50% में बढ़ाया तो 27 का हाफ हो गया। 27 का हाफ कितना होता है बच्चे, 27 का हाफ कितना होगा, 12.5 और 1 13.5। ये सुनो 13.5 होगा, तो 13.5 ये हो गया 94.5। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो माइनस 0.02% ऑफ 1000। 0.02% ऑफ 1000 का मतलब क्या है, 0.02 इंटू 10, फाइनली हम यही तो करेंगे, इंटू 10, तो ये हो जाएगा 0.2। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट जो मैंने अभी बताया, मैंने इसमें कुछ गलती कर दिया है, इतना नहीं आएगा, ठीक है, वो मुझे डाउट हो रहा है।
ये ऐसे होगा, कंसेप्ट सही है। आप 250% ऑफ 27 अगर आप करोगे तो 27 को 200% कर दो, यानी 27 को डबल कर दो तो कितना हो जाएगा। 27 को और डबल करेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 और 27 करेक्ट। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, सीधा सीधा करते हैं। चलो तो 27% ऑफ 250, इसका मतलब ये होगा कि 27, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, 27/100 इंटू 250 माइनस 0.02 by 100 इंटू 1000, बेसिक मैथड। 27 इंटू 25, या मैं ये कह सकता हूँ कि 27 इंटू 2.5 माइनस ये क्या हो जाएगा 0.2। 27 इंटू 2.5, 27 को मैं अगर डबल करता हूँ 27 टू ज़ा, ठीक है ना, 200% है तो 27 टू ज़ा क्या होगा, 27 टू ज़ा 54 होगा। और हाफ तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैं वैदिक मैथ्स लगा कर मल्टीप्लाई करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो 54, 27 इंटू 2.5 क्या होना चाहिए, 27 टू ज़ा 54 होगा, 27 को हाफ करेंगे तो 13.5 होगा, तो प्लस करते हैं तो ये होगा 5 7 67.5 माइनस 0.2 इज 67.3। This will be the answer. Okay, the first one. The third one, sorry, not the first one. चलो आगे बढ़े। A bank कहाँ गया, हाँ, a bank provides a loan at a rate of 5% per annum to a trader on an amount of this much. Simple interest to be paid is what? इन सब क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप देख के कर सकते हो। 5% पर एनम पे एक लोन दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P 12,50,000 PR इंटू T5 बाय 100। अगर तुम इसको देखो 25 5 ज़ा 125 इंटू 125 अगर कोई करे तो कितना आना चाहिए, या ऐसे कर लो 125 इंटू 5 625। अभी मैं जीरोस को देख भी नहीं रहा, मैं बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 125 इंटू 5 625 होता है, 625 में 5 को करेंगे तो इतना तो हमको पता चल रहा है कि 31 समथिंग आएगा, 3125 समथिंग आ रहा है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। ये लोग तो होंगे नहीं, काम खत्म है, पूरा कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं, बस नंबर्स का अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं। कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए जो होता है वायरस होता है, खैर ये सब बायोलॉजी में डिजीज़ नाम की चैप्टर है, उसको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा सारा। विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस, अगेन बायोलॉजी क्वेश्चन। PQRS is a cyclic trapezium where PQ is parallel to RS and PQ is the diameter. If angle QPR is 40, then PSR is equals to what? देखो एक सर्कल है, उस पर एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। मैं अच्छा इसको मिटा देते हैं। एक सर्कल है, उसके सेंटर से एक ट्रेपेजियम गया हुआ है, मान लो कि ये सेंटर है। PQ इज पैरेलल टू RS एंड PQ इज द डायमीटर। PQ डायमीटर है और PQ RS से पैरेलल है, PQRS। QPR जो है वो 40 डिग्री है, ध्यान से समझना बात को। QPR जो है वो 40 डिग्री है। देन व्हाट इज PSR, तो ये PSR एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना होगा अगर ये 40 है तो, भाई सीधी बात है, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज 90, तो ये तो एंगल 90 ही होगा, बिकॉज दिस एंगल दिस एंगल इज ऑन द सेमी सर्कल। PQ हमारा डायमीटर है, राइट, तो ये एंगल तो सेमी सर्कल में बन रहा है, तो ये 90 है, ये 40 है,
9 4 कितना हो गया, 90 + 40 इज 130, राइट। सो व्हाट विल बी दिस अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो तो इसे 50 होना चाहिए। एंगल्स अपोजिट टू और अपोजिट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लिख रहा हूँ, ये बकवास करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, काम है इसलिए लिख रहा हूँ। एंगल जो होते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 होता है। तो अगर ये 50 हुआ, इसका अपोजिट जो कि PSR हमको निकालना है, ये 130 होना चाहिए, तभी तो सम 180 होगा ना। तो ये हो गया 130। क्लियर है। इस तरह से आपको सभी थ्योरम्स, सभी फॉर्मूला याद रखना है। आगे बढ़े। A - B मीन्स A, ये भी रीजनिंग का सवाल है फिलहाल। ये भी रीजनिंग का सवाल है, ये भी रीजनिंग का सवाल है। सिलेक्ट द नंबर दैट इज, ये भी रीजनिंग का सवाल है मेरे ख्याल से, और मैथ्स नहीं है लग रहा है इसमें। नो नहीं है मैथ्स। और चलो बढ़िया। तो हमारा मैथ्स का जो हमने क्वेश्चंस किया बहुत ही अच्छे से हो गया, और मुझे लगता है आप लोगों ने इन क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा, समझा। एक चीज़ हमेशा याद रखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी करवा रहा है उन टीचर के पास जाना, यूट्यूब में हो या कहीं भी, उनसे सीखना कि PYQs को कैसे टैकल करें, हैंडल करें, मॉक्स देना। अपने आप तुम्हारा एग्ज़ाम का तैयारी होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, नेवर डू इट इफ़ यू आर गुड। इफ़ यू थिंक, तुमको पता है कि सर मुझे 1 2 3 गिनती तक का प्रॉब्लम है, मुझे मैथ बहुत ही मेरा वीक है, तो तुम स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस। PYQ करो, मॉक्स करो, दैट्स इनफ। ओके देन स्टूडेंट्स, विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ मैथ्स करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे। फिलहाल तो अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा सिर्फ रीजनिंग का आएगा, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करूँगा, NTPC प्री के। ठीक है। उसके बाद हम लोग GK का भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं कमिट कर रहा हूँ रीजनिंग और मैथ्स के लिए। GK का मैं अपने तरफ से पूरा ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।